प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का लक्ष्य मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सैटरडे में जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें टेस्ट में यानी पेट 2025 का टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में आपको 25 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे, जिसमें 5 आपके प्रारंभिक गणित और 20 आपके ग्राफ के क्वेश्चन थे। तो चलते हैं, ये प्रश्न मैथ के आपके स्टार्ट थे 71 नंबर से प्रश्न पत्र में, यानी 71 नंबर से शुरू थे। तो चलिए हम लोग विलंब ना करते हुए पहले प्रश्न के सलूशन को जानते हैं। इसी तरह से हर एक प्रश्न के सलूशन को जानेंगे। आइए बहुत ही बेसिक से समझेंगे, आराम आराम से एक एक सलूशन को करेंगे। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। ठीक है ना, यानी 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो यानी आपको करना क्या है, 7 में आप 11 से अगर आप भाग देंगे तो देखिए 7 में 11 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहां लगा देंगे 0, हाँ, और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। 70 हो गया। अब ये भाग जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद ही हम भागफल लिख सकते हैं। 11 सते 77, तो यानी 7 बार तो भाग नहीं जाएगा। अब यानी 11 छक्का 66, और अब देखिए इसमें शेष बचा 4। दशमलव लगाने की वजह से एक 0 हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा, तो इसलिए फिर 0 लगाएंगे। और 11 तिया 33, 3 बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, तो यहाँ देखिए 7 शेष बचेगा। अब 7 बचा तो एक 0 फिक्स सही है हम लोगों के लिए। फिर हम देख रहे हैं 11 छक्का 66, है ना, फिर 66 आ जाएगा, फिर इसमें 4 शेष बचेगा, फिर 4 शेष बचेगा, फिर हम देख रहे हैं क्या होगा, फिर 40 बनेगा, और फिर 11 तिया 33, और फिर 33, फिर 7 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि बार बार यही 7 शेष आ रहा है और 4 शेष आ रहा है, यानी हमेशा एक संख्या भागफल में रिपीट हो रही है, वो है 63। यहाँ देखिए 63 रिपीट हो रहा है बार बार। तो यानी कि अगर कोई एक संख्या बार बार रिपीट हो तो हम उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं 0.63 बार, जो कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन आपका मैच करेगा। ठीक है ना। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर अगले, है ना। अगला 72 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, जो, ध्यान रखिए, कोई संख्या है जो हमें नहीं पता, ठीक है, उस संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, जो उस संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए, माना संख्या x है, x को क्या करना है, आप दुगना कर दीजिए। तो यानी अगर संख्या x है तो x का दुगना कर देंगे 2x हो जाएगा, और फिर इसमें दुगना करके उसमें 20 जोड़ दीजिए। इसमें क्या करिए आप, 20 जोड़ दीजिए। 20 जोड़ने के बाद फिर आगे कह रहा है 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, यानी जो यहाँ पे उत्तर आपको मिला वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके, यानी जो संख्या आपने x संख्या माना था, इसी में एक बार 2 का गुना करके 20 जोड़ा, जो भी उत्तर मिला, अब इसी संख्या में आप उसका 8 गुना यानी 8 से गुणा करके, यानी x गुने 8 गुना करके गुणनफल आपका 8x हो जाएगा। गुणनफल में से 4 घटा देंगे, है ना, 4 घटाने पर मिलता है, यानी 4 घटाने पर मिलेगा। तो जो दोनों उत्तर जो आया है, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, यानी 2x + 20, और ये हो जाएगा बराबर 8x - 4 हो जाएगा, 8x - 4 हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20 + 4, और ये आपका इधर जाएगा, यानी कि 8x - 2x, यानी फाइनली रूप से यहाँ पे 2x और बराबर, यहाँ देखिए 20 4 यानी 6x आएगा, 2x नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, और 6 से अगर हम इसे काट दें तो मिल जाएगा आपको 4, यानी x का वैल्यू हमें जो मिला, वो मिल गया 4। और आपसे पूछा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है,
इस तरह से आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ये प्रश्न का सलूशन है, ठीक है। इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, इसे कहते हैं अंकगणितीय समीकरण। पेट में एक टॉपिक का नाम लिखा है मैथ में, अंकगणितीय समीकरण। तो यही अंकगणितीय समीकरण होता है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर विकल्प से सॉल्व करते हैं, न कि इसे आप समीकरण बनाएं, ठीक है ना। तो इसका ये सलूशन है, आप बना सकते हैं सलूशन को, और आप इसे ऑप्शन से भी क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही है। अब आइए चलिए हम आपको इस प्रश्न को ऑप्शन से भी बता दें, ऑप्शन से ये प्रश्न कैसे लगेगा। चलिए अब आप देखिए ऑप्शन से प्रश्न कैसे लगेगा। देखिए ऑप्शन 4 है, उत्तर आपका 4 फाइनल है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन इस 4 को ही देख लीजिए, है ना। बाकी ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो आपका मैच नहीं करेगा। ये देखिए इस संख्या का आप दुगुना करिए, इस संख्या का अगर दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इस संख्या का दुगुना करिए 8 और इसमें 20 जोड़ दीजिए, अगर आप इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 28, तो उत्तर आ गया आपका 28। लेकिन अगर इस संख्या का 8 गुना करिए तो 4 बटे हो जाएगा 32, और इसमें से अगर आप 4 घटा दीजिए, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा है यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर जो प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त हुआ 28, उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटा दीजिए, 8 का गुना करिए 32 और 4 घटा दीजिए, देखिए 28, दोनों बराबर हो गए कि नहीं। वही कह रहा, जो उत्तर यहाँ मिलेगा वही उत्तर यहाँ मिलेगा, यानी बी ऑप्शन मैच करेगा, ना ए करेगा, ना सी करेगा, ना डी करेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप विकल्प से निपटा सकते हैं, समझ गए। किसी भी प्रश्न के लिए कम से कम, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन जांचने की अगर बात करें तो 3 ऑप्शन अधिकतम आप जांच सकते हैं। तो 3 ऑप्शन जांचेंगे, अगर चौथा मान लीजिए मैच करता है या नहीं करता, आप उसे टिक करेंगे, आपको नंबर मिलना है, नो डाउट उसमें है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 के घात पे 34 प्लस 3 के घात पे 35 का वर्गमूल निरूपित करता है, यानी कौन सा विकल्प निरूपित कर रहा है इसमें, है ना। ये 4 विकल्प आपके सामने है। तो चलिए वर्गमूल की हम बात करें। देखिए वर्गमूल की अगर हम बात करें, जैसे कोई संख्या ए है, अगर इसका कह दिया जाए का वर्गमूल बताइए, तो वर्गमूल के लिए हम 2 तरह से प्रदर्शित करेंगे। हम कह सकते हैं रूट में ए लिख दें, या हम कह दें कि कोई भी संख्या रहे, अगर उसका वर्गमूल निकालना है तो उसके पावर 1/2 कर दीजिए। अगर जिस संख्या के घात पे 1/2 है, अर्थात हम उसे वर्गमूल कहेंगे, ठीक है ना। तो हम इस प्रश्न को दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पावर 1/2 लगा के भी और इस पे भी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रश्न के सलूशन को, है ना। तो दिया है 3 के घात पे 34 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 के घात पे 35 हो जाएगा, 3 के घात पे 35 हो जाएगा, और इस पे पावर लगा दीजिए 1/2 लगा दीजिए। अब इसमें देखिए ये 34 है, ये 35 है, जो घात कम होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो 3 के घात पे 34 अगर हम लोग कॉमन ले लें, 3 के घात पे 34 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 3 के घात पे 0 और प्लस 3 के घात पे 34 चला गया, तो 1 बचा है, 1 हो जाएगा, और इस सबके ऊपर 1/2 कर दीजिए, 1/2 करिए। अब हो जाएगा 3 के घात पे 34 और गुने 3 के घात पे 34 गुने ये हो जाएगा 1 और प्लस 3, है ना। अब ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद यहाँ देखिए 3 के पावर 34 होगा, और ये हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और सबके होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 34 और गुने 1/2, और यहाँ पे देखिए 4 को हम 2 के घात 2 लिख सकते हैं, और इसमें गुना कर देंगे 1/2 का। अब क्या हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 17, यानी 3 के घात पे 17, है ना। और इसे लिख देंगे क्या, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, यानी 3 के घात पे 17 गुने 2। यहाँ पे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, बिल्कुल सी विकल्प आपका मैच कर रहा है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना।
तो एकदम बेसिक से बताया गया है। अभी हमने आपको क्लियर कराया था कि किसी संख्या का वर्गमूल अगर पूछेगा तो आप उसको रूट में डाल के बता सकते हैं या पावर 1/2 लिख के भी दिखा सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा। अब आइए चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद, चलिए 11 पारियों के बाद, है ना, औसत कितना है, औसत उसका है 52। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑवरेज टोटल, नंबर गुने ऑवरेज बराबर टोटल। नंबर का मतलब हो जाएगा पारियों की संख्या, ऑवरेज का मतलब प्रति पारी औसत, और टोटल का मतलब पारियों का कुल योग, ठीक है ना। 11 पारी है, एकदम बेसिक से काम करेंगे हम लोग। 11 पारी, 11 पारियों का औसत कितना है, 52 है। अब देखिए 52 गुने 11 अगर आप करेंगे तो 52 गुने 11 का मतलब अगर 52 का 10 में गुना कर देंगे 520 हो जाएगा, और 520 में अगर 52 आप जोड़ देंगे तो 572 हो जाएगा, 572, ठीक है ना। यानी 11 गुने 52 का गुणनफल 572 हो गया। अब चलिए इसके बाद आगे क्या कर रहा है, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। 13 पारियों, अब बीच में एक पारी गैप हो गया, 13 पारियों का औसत यानी 12 और 13 का, 13 पारियों तक औसत इसका कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 चौक के 52 हो जाएगा, और 13 पचे 65 और 5 60 हो जाएगा। 13 चौक के 52 और 13 पचे 65 और 5 60 हो गया। 540 ऐसे हो गया, 540, 13 पचे 65 570, बिल्कुल सही है। 13 चौक के 52 2 हो जाएगा, 13 चौक के 52 और 13 पचे 65 570 हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में देखिए 13 और यहाँ 12 है ना, 13 और 12 यानी 2 पारी का गैप है, 2 पारी इसमें है, दोनों पारी का डिफरेंस कितना आया ये निकाल लीजिए इसमें से। तो 72 यानी 128 130, 130 का डिफरेंस, इसमें 2 पारी है, कौन कौन सा, 12 और 13, 12 और 13 का वैल्यू कितना है, 130। आगे देखिए कुछ और कह रहा है, 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन, यानी ये 12वीं पारी और प्लस 13वीं पारी, 12वीं पारी और 13वीं पारी में मिलाकर वो 130 रन बनाया था। और आगे कह रहा है कि 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए थे, 13वीं पारी में 12वीं पारी से 16 रन अधिक, यानी इसमें अगर यक्स बनाए थे तो इसमें यक्स प्लस 16 बनाए थे, इसमें यक्स प्लस कितना बनाए थे, 16, ये हो जाएगा 130, और ये हो जाएगा टोटल 2x प्लस 16, 130, 130 हो गया। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 130 और माइनस 16, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा 16 घटा देंगे तो 114 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 114/2 यानी 57 हो जाएगा, 57 हो गया, x का वैल्यू 57 हो गया। तो आपसे यही पूछा है, आपसे पूछा तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो यानी 12वीं पारी का पूछा है, तो 12वीं पारी में यक्स बनाए थे और 13वीं में यक्स प्लस 16 बनाए थे, यानी 12वीं पारी के बाद उसके द्वारा बनाया गया रन 57 है, यानी 12वीं पारी में 57 रन बनाया, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका मैच करेगा, ठीक है ना। अब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक से, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस प्रश्न को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्रश्न में समय आपको ना लगे और कम टाइम में आप लगाएं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो समझिए 12वीं और 13वीं पारी में कितने रन बनाए, पहले ये हम लोग निकाल लें। तो हम समझ पा रहे हैं सबसे पहले कि ये सबको समझ में आ गया होगा, 11 पारियों का औसत 52 है, तो 11 पारियों में बनाए गए कुल रनों की संख्या 572, और 13वें पारियों तक का औसत कितना है, 54, 13 पारियों तक बनाए गए कुल रनों की संख्या। तो यानी 11 पारी तक वैल्यू दिया है और यहाँ 13 पारी तक का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यानी कि
12 और 13 पारी में कितने रन बनाए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 12वीं और 13वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या आएगी, यानी इन दोनों का अंतर 130 है। तो 12वीं पारी और 13वीं पारी में दोनों पारियों में बनाए गए रनों की संख्या 130, और कह रहा है 13वीं पारी में बनाया गया रन 12वीं पारी से में बनाए गए रन से 16 रन अधिक है। इसमें x माना, इसमें x प्लस 16 मान लेंगे, तो x 2x यानी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू 57 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितने दवाओं की जांच की जाएगी। ठीक है ना। 100 में ये देखिए 100% में कितना 0.05%, 100 में कितना 0.05%। तो आपसे पूछ रहा है तो 4 में कितना है ना, तो ये पूछ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दशमलव अगर हम लोग हटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 जीरो बढ़ा दिया और 5 से अगर डिवाइड कर देंगे इसे तो ये हो जाएगा 2000 और 2000 और गुने 4 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8000। बिल्कुल आपका यानी कि बी ऑप्शन 8000 मैच करेगा। यानी ये कह रहा है एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवा को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितने दवाओं की जांच की जाएगी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8000। चलिए ये प्रश्न था 75 है ना। ये 5 प्रश्न प्रारंभिक जो अंक गणित है वहां से ये 5 प्रश्न इस प्रकार से थे। ठीक है, टेस्ट शीट में। अब चलते हैं हम लोग, अब ग्राफ की शुरुआत होती है। अब ग्राफ वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए पाई चार्ट पर आधारित हैं। ठीक है, 7 अलग अलग संस्थानों में कला एवं वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों का विवरण विविध संस्थान ए बी सी डी ई एफ एवं जी हैं। यानी 7 संस्था का जो नाम है वो नाम है ए बी सी डी ई एफ और जी नाम है। ठीक है ना। ये वाला जो ग्राफ पाई चार्ट है इसमें वाणिज्य वाले छात्र हैं, और ये जो ग्राफ है इसमें कला वाले छात्र हैं। ठीक है, इसमें कला वाले हैं। तो वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या 4200 है और कला पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या 3800 है। ठीक है ना। तो चलिए, जिसका प्रत्येक संस्था में इस 4200 में से कितने कितने % लोग प्रत्येक संस्था में पढ़ रहे हैं वो इसमें दिया गया है। और 3800 में से, ये कला संकाय में 3800 में से प्रत्येक कक्षा में या संस्था में कितने कितने % लोग पढ़ रहे हैं ये इसमें दिया गया है। इस टोटल परसेंटेज वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 100% होगा। इसी तरह से इसका भी 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है, देखिए टोटल ये अगर ऐड करेंगे तो 100% होगा, और ये हो जाएगा 100% बराबर, यहाँ दिया है 4200, ये 4200, तो 1% का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 42। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसमें देखिए कला वाले में इसके 100% का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3800 दिया है। 1% का वैल्यू हो कितना जाएगा, 38 हो जाएगा। क्लियर। ये यहाँ पे 1% का वैल्यू 42 और यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना है, 38 है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग प्रत्येक प्रश्न पे चलते हैं और प्रत्येक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि संस्थान ए तथा जी में मिलाकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कला की बात कर रहा है, और कला वाला ध्यान दीजिए, कला वाला पाई चार्ट दूसरा वाला है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रहे, कला वाला पाई चार्ट दूसरा वाला है। तो इसमें यह कह रहा संस्था ए तथा जी में, ए में 15% और जी में, चलिए देखिए जी में 12%। अगर इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ऐड करेंगे तो 12 15 27% हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 27%। संस्था ए तथा जी में मिलाकर कला पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 27% दोनों का मिला करके है। तो यानी आप क्या करेंगे, आप देखिए 1% का वैल्यू निकाल कर आए हैं, या तो इसमें टोटल स्टूडेंट 3800 है कला में, और इन दोनों को मिलाकर, दोनों संस्था को मिलाकर के 27%, 27%, 00 00 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे आया 38 गुणे
38 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 27, समझ गए, 38 गुणे 27। अब देखिए 17/56, अगर हम केवल इकाई अंक पे चलें, अगर गुणा आप करेंगे तो काफी समय बर्बाद होगा, वही समय बचाना है आपको। 8 सत्ते 56, यहाँ देखिए 8 सत्ते 56, इकाई अंक यहाँ पे 6 आया दोनों का गुणा करने पर। अब गुणा करोगे, एक ही विकल्प ऐसा है जिसका इकाई अंक 6 है, तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आप चाहो तो सॉल्व करो तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा 1026, 1026 ही आपका आंसर आ जाएगा दोनों का गुणा करने पर। तो इसमें ए विकल्प आपका मैच कर जाएगा। और देखिए हमें एग्जाम में समय बचाने के लिए, जब सबका इकाई अंक अलग अलग है और इसका इकाई अंक हम लोग निकालेंगे तो 7 गुने 8, इकाई अंक का गुणा इकाई अंक में 7, 7 गुने 8 करेंगे तो 56, और 56 का इकाई अंक 6, तो यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई अंक 6 मैच कर रहा है, इसलिए हम पूरा कैलकुलेशन ना करते हुए हम विकल्प ए लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो हम समझ पा रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो देखिए इसके पहले जब हम लोग निर्देश इसका था तो हम लोगों ने यहाँ पे 1% का वैल्यू निकाल लिया था, 1% का वैल्यू निकाला था वहां पे 38, अगर आप निर्देश में जाके देखेंगे तो 38 निकाला था। तो यहाँ तो दोनों का मिला के 27 है, तो इसको डायरेक्ट इतना न करते हुए हम डायरेक्ट ये कह सकते थे कि 38 गुणे 27 कह सकते थे, 38 गुणे 27 कह सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों का समय बच जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ पे, ठीक। संस्थान बी में कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य पढ़ते हैं? संस्थान बी में कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य पढ़ते हैं? संस्थान बी में, चलिए बी की बात करिए। संस्थान बी में, संस्थान बी में कह रहा है कितने छात्र, इसमें बी में 8%, इसमें 17%, ठीक है ना। तो बी में, संस्थान बी में कितने विद्यार्थी कला और वाणिज्य पढ़ते हैं? कला और वाणिज्य दोनों की बात कर रहा है ना, वाणिज्य, वाणिज्य प्लस कला, वाणिज्य प्लस कला। अब देखिए बी की बात करिए 17%, और इसके यानी कि आप जानते हैं कि 1% का वैल्यू यहाँ पे 42 आया था, तो इसमें 17 है, 17 गुने यहाँ पे कितना 17% है, और यहाँ पे आया था 42 प्लस, ठीक है। अब कला में चले, इसमें इसके 1% का वैल्यू 38 आया था, और इसमें 8% लोग पढ़ रहे हैं, 8% लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि 8% पढ़ रहे हैं, 8% लोग पढ़ रहे हैं, और गुने 8% पढ़ रहे हैं, और 1% का वैल्यू उसका आया था 38, ठीक है, 1% का वैल्यू 38। अगर हम चलें पूरा कैलकुलेशन अगर हम ना करना चाहें, इससे जरूर आपको बचना चाहिए। देखिए इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 20 है, इसका इकाई अंक कितना है 0 है, और इसका इकाई अंक भी कितना है 0 है। अगर हम केवल इकाई अंक में बात करें तो 3 विकल्प ऐसे हैं जिसका इकाई अंक 0 0 है, एक विकल्प ऐसा है जिसका इकाई अंक 8 है। तो 7 दूना 14, यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे 4 आएगा, और 8 ठाए 64, यहाँ पे 8 ठाए 64, यहाँ पे भी इकाई अंक अगर देखेंगे तो 4 आएगा, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर ए विकल्प मैच कर रहा है, ए विकल्प आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्थान ई से कला तथा वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात। संस्था ई से कला तथा वाणिज्य, ई से कला तथा वाणिज्य पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात। अब की बार अनुपात बताना है, ध्यान रखना है। इसके 1% का वैल्यू 42 आया था, इसके 1% का वैल्यू 38 आया था, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है, संस्था ई से, ई में चलते हैं, और ई में 18%, तो ई से, ई की बात करेंगे ई, और यहाँ पे भी ई, एक जगह कला वाला और एक जगह वाणिज्य वाला, ठीक है। इसमें 18% है, ई में 18%, 18 गुने 42, क्योंकि 1% का वैल्यू कितना है, 1% का वैल्यू 42 है अनुपाते। और इसमें ई में कितना परसेंट है, इसमें 14% है, इसमें 14% है, 14% है, और उसके 1% का वैल्यू है 38, ठीक है। इन दोनों का अनुपात आपको बताना है, ठीक। संस्थान ई से कला, कला यानी कला पहले रहेगा,
ये ध्यान रखना है, कला पहले रहेगा क्योंकि उसने दिया है कला, ठीक है ना, इस बात को हमें पता होना चाहिए। तो कला वाले को पहले रखिए, कला, ये देखिए कला है, पहले कला वाला, इसके बाद वाणिज्य वाला। इसका भी हमें एग्जाम पीरियड में ध्यान देना होता है। इसमें कला में अगर हम चलेंगे तो 14%, और इसके 1% का वैल्यू हमें पता है 38 होता है। अब चलते हैं वाणिज्य में, और वाणिज्य में अगर हम लोग चलेंगे तो वाणिज्य के 1% का वैल्यू कितना होता है 42, और ई में 18% है और 1% का वैल्यू है कितना 42 है। तो इन दोनों का रेशियो बताएंगे। अब देखिए 14 से ये क्या कट जाएगा आपका 42 कितनी बार में 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा, है ना, 2 से ये कट जाएगा 19 हो जाएगा, और 2 से ये भी कट जाएगा 9 हो जाएगा। यानी फाइनली रूप से अगर देखा जाए तो इधर बचा केवल 19 अनुपाते, इधर क्या बचा 9 त्रिक 27, है ना। चलिए देखिए कोई मैच कर रहा है तो 19 और रेशियो 27, यानी ये 27 है, तो यानी कि 19 अनुपाते 27, बी ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन। एक बात का हमें ध्यान देना है, ई से कला तथा वाणिज्य, यानी पहले कला को फिर वाणिज्य को रखना है। तो पहला डाटा जो है वो कला वाला है ई का, और दूसरा जो डाटा है वो वाणिज्य वाला है ई का ही, ठीक है ना। अगर हम गलती से इसको पहले रख दें इसको बाद में रख दें, ऑप्शन में ये भी रहेगा, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें फैसला कैसा लेना है, जिस तरह से प्रश्न करा उस तरह से, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि संस्था ई से कला पढ़ रहे छात्रों एवं संस्था डी से वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात। अब लीजिए, अब कह रहा है कि संस्था ई से कला पढ़ रहे छात्रों एवं संस्था डी से वाणिज्य पढ़ रहे, एक दो अलग अलग संस्था हैं, दो अलग अलग संस्थान हैं, एक संस्था ई है, एक संस्था ई है और एक संस्था डी है। चलिए संस्था ई से कला पढ़ रहे, ई में कला कितने हैं 14%, ई में कला 14% है, और 1% का वैल्यू कला वाले का दिया है, 1% का वैल्यू कला वाले का देता है कि 38%, 1% का वैल्यू 38 दिया है, ठीक है। तो ई में कला में 14% लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कला में 1% का वैल्यू 38 होता है, 38 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलते हैं डी की बात करते हैं। अब कह रहा है संस्था डी से वाणिज्य पढ़ रहे, डी में चलो भैया इसमें भी 14% है, 14% है, लेकिन इसके 1% का वैल्यू 42 है। ध्यान रखें ये 38 और 42 का कॉन्सेप्ट हम निर्देश के टाइम में ही हम बता चुके हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा, तो यानी कि 14 गुणे 38 करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा 14 38 नहीं 42 होगा, क्योंकि ये वाणिज्य है, 1% का वैल्यू इसका होता है 42, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो बताना है, तो 14 दोनों में सेम है तो कट जाएगा। अब दोनों को 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 21। बिल्कुल आपका आंसर 19 अनुपाते 21 जो मैच करेगा बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 80, संस्था बी एवं डी से कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी वाणिज्य पढ़ते हैं। अब लीजिए, अभी इसी तरह के एक प्रश्न हम लोग शायद इसके पहले दूसरा या तीसरा इस ग्राफ में सॉल्व किए थे, वही प्रश्न यहाँ पे भी आया बी में, है ना, बी और डी, बी प्लस डी, इन दोनों का योग बताना है, लेकिन किसका किसका बताना है, कितने विद्यार्थी वाणिज्य में बताना है, वाणिज्य, तो वाणिज्य वाला तो वही है, और बी में अगर चलें तो 17% है, और डी में चलें तो 14% है। तो 14 और प्लस 14 इसका है, और इसके बाद बी का कितना है 17 है। अब दोनों को मिला लीजिए, टोटल हो जाएगा 17 और 14 31%, 31% है, और 1% का वैल्यू वाणिज्य का 42 दिया है। तो आप तुरंत इसका गुना 42 में करेंगे, 42 में कर देंगे। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में, अगर ऑप्शन देखें आप तो यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है,
और यहाँ भी 2 दिया है, केवल एक जगह डिफरेंट दिया है। अगर सभी का इकाई अंक अलग अलग होता तो हम पूरा कैलकुलेशन ना करते, ठीक, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट दिया है। अब तो हमें ना चाहते हुए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए 42 से कम 42 हो जाएगा और ये जाएगा 4 और 42 यहाँ हो जाएगा आपका 126। 126 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो भैया 130 हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल ऑप्शन 1302 मैच करेगा। किस विकल्प में 1302 है? बी ऑप्शन में 1302 है। देखिए एक आप इसी ग्राफ में एक प्रश्न हमने ऐसा भी सॉल्व कराया कि जहां पे हम पूरा बताए कैलकुलेशन नहीं करना था, और एक ऐसा भी बताए जहां पूरा कैलकुलेशन भी करना पड़ा। तो इस तरह से हमें अपने समय को बचाना है। एक क्वेश्चन में समय आपका बचता है और वही समय किसी क्वेश्चन में लग जाता है, ठीक है ना। तो समय कैसे बचाना है यही सब हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब इस प्रश्न का, इस ग्राफ का ये अंतिम प्रश्न था। अब अगले ग्राफ पे चलते हैं, उसे देखते हैं। बहुत अच्छा अच्छा ग्राफ हमने, है ना, इस टेस्ट में शामिल किए थे। और चलिए ये प्रश्न आपके सामने है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पहले इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करिए कि 7 कंपनियां ए बी सी डी ई एफ और जी, तो वस्तुओं तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित आरेख तालिका में दिए गए हैं, उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक। यहाँ पे इसके बाद 7 कंपनियों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन का प्रतिशत दोनों वस्तुओं के लिए 25 करोड़ है। दोनों वस्तुओं के लिए कर मिलाकर कितना है? 25 करोड़। यहाँ पे डाटा तो ऐसा हमारे टाइपराइटर ने सेट कर दिया कि कोई देखेगा तो डाटा में ही कंफ्यूज हो जाएगा। एक एक यहाँ पे भी लिख दिया उन्होंने, एक एक यहाँ पे भी लिख दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना। केवल देखिए यहाँ पे 1-1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ भी 1-1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ भी लिखने की नहीं आवश्यकता। इसका कोई मतलब नहीं है, पहले से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ये जान लीजिए इसका कोई मतलब नहीं है, पहले से मैं बता दूं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए अब वस्तु पहला, ये देखिए इसमें देखिए वस्तु पहला और दूसरे के उत्पादन के बीच का अनुपात दोनों वस्तुओं के लिए अर्जित लाभ का प्रतिशत, यानी ये जो 25 करोड़ रुपया दिया है, ये जो 25 करोड़ रुपया दिया है 7 कंपनियों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन का प्रतिशत दोनों वस्तु के लिए दिया गया है। उत्पादन का अनुपात वस्तु में दिया गया है, ठीक है, ये आपको हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये टोटल 25 करोड़ है, ये ध्यान रखना है, टोटल 25 करोड़ है। तो इसमें 25 करोड़, तो सबसे पहले केवल हम एक लाइन की बात करें, इसमें कंपनी ए, केवल इसके बारे में एनालिसिस करें पहले। यहाँ कंपनी ए दिया गया है, उत्पादन में जो खर्चे हुए, इनके उत्पादन में कंपनी ए के 2 वस्तु उत्पादन करता है। एक वस्तु का नाम है फर्स्ट, दूसरा वस्तु है सेकेंड, ठीक, 2 प्रकार के वस्तु फर्स्ट और सेकेंड है। कंपनी ए इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता है। उत्पादन करने में जो खर्चा आता है वो खर्चा 2:3 के अनुपात में। लेकिन अगर टोटल 25 करोड़ का ए में, चलो यहाँ पे सब लोग ए में, तो यहाँ पे दिया है 15%, तो हम केवल ए की बात करेंगे, ए की बात करिए। ए में चलिए तो 25 करोड़, अगर ये 25 करोड़ लिखा है, 25 करोड़ का मतलब 25 गुने 1 करोड़ से गुणा करिए, ठीक है, ठीक है, 25 गुने 1 करोड़, 25 गुने 1 करोड़, ठीक है ना, इसका आप गुना कर दीजिए। ये आपका मेन डाटा है, ये आपका मेन डाटा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ए की हम बात करें। अगर ए की बात करेंगे तो ए में यहां चलिए टोटल 25 करोड़ में से ए कंपनी में कितना खर्चा हुआ,
15%, है ना। तो यानी 25 का अगर हम लोग ए की बात करें, ए में अगर हम खर्चा कितना हुआ इसमें ये देख लें तो 25 का 15%, 25 का 15, अगर हम पूरा डाटा लिखेंगे तो ध्यान रखिए यही समय आपका वेस्ट करेगा पूरा डाटा लिखने में, तो इसे कम से कम लिखना पड़े इसे हम लोग जानते हैं। तो 25 गुणे 25 का 15 निकाल लेते हैं। 25 का अगर आप 15% निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25 पंजे 125 और 25 से करना 25 और 12 37, 37 हो जाएगा और बटे हो जाएगा आपका 100। यानी फाइनली रूप से जो आया वो 3.75 करोड़ आया, 3.75 करोड़ आया। अब 3.75 करोड़ अगर ये आ गया, अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इस अनुपात में बांट सकते हैं, इसे हम इस अनुपात में बांट सकते हैं। किस अनुपात में? 2:3 के। ऐसा भी आप कह सकते। एक तरीका आपका यह है कि आप इस डाटा को इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते, ठीक है। और आप इसी को एक दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो डिफाइन करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले अगर आप बात करिए, यहाँ पे तो लिखने का वो नहीं है, लेकिन चलिए हम आपको समझा रहे हैं। ए की बात करिए, इसी में आप समझ लीजिए। ए की अगर बात करिए, ए टोटल 15%, ए में खर्चा हुआ 15%। इस 15% में दोनों वस्तु पे खर्चा, जो खर्चे का अनुपात 2:3 का है। अगर आप 15% को 2:3 के अनुपात में बांट दें तो 3 2 5 और 5 3 15, यानी एक का वैल्यू 1 3 2 5, अनुपाती योग 5 है। और 5 बराबर 15, 5 बराबर 15 तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 बराबर 3% तो 2 बराबर हो जाएगा आपका 6%, 2 बराबर 6% और 3 बराबर हो जाएगा 9%। यानी इस पे अगर 6% खर्चा किया जाता है तो इस पे 9% खर्चा किया, ठीक है। तो कहीं कहीं इसमें निकालने में अगर हमें दिक्कत होती है तो हम इस तरह से भी इसे कह सकते हैं, परसेंटेज में आ गया, यहाँ रेशियो में, ठीक है। तो चलिए जो हमें इजी लगेगा उस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर इसके पहले पे, ठीक है। वस्तु फर्स्ट के लिए कंपनी ए व सी की एकत्रित कुल उत्पादन लागत कितने करोड़ में है? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। चलिए ये दिया है, वस्तु फर्स्ट के लिए कंपनी ए एवं सी की एकत्रित कुल उत्पादन लागत कितने करोड़ रुपए है, ये आपसे पूछ, फर्स्ट और सेकेंड का। तो हमें क्या करना है, कंपनी वस्तु फर्स्ट के लिए कंपनी ए एवं सी, ए की बात करिए, सब ए की बात करिए। ए 25 का, ए 25 का 15%, 25 करोड़ टोटल खर्चा है सभी कंपनी को मिलाकर, और वस्तु पहला और दूसरा दिया है, ठीक है। वस्तु पहला और दूसरा दिया है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप जान लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये झूठे में दिया गया है, ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। कंपनी ए की बात करिए तो इसमें अगर देखिए तो ये हो जाएगा आपका 15%, ये 15% हो जाएगा। 15% में अगर हम लोग देखें तो 2:3 है तो ये हो जाएगा 6% और ये हो जाएगा 9, क्लियर है। इस तरह से अब ए के बाद सी की बात करिए, कंपनी सी की बात करिए। अगर आप सी की बात करेंगे तो यहां दिया है 22%, 22%, और सी का यहाँ पहले और दूसरे का अनुपात क्या दिया है, 4:1 दिया है ना, 4:1 दिया है, यहाँ पे 4:1 दिया, ठीक है, 4:1, 4 1 5, 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 5 चौक 20 और 2 बचेगा इसमें तो 5 चौक 20, तो यानी 4 चौक का 16 और 4 चौक का 16, यानी 17 दशमलव, ये आ जाएगा अगर आप इसे निकालेंगे तो 17.6%, 17.6%। तो ये हो जाएगा, ये एक बचा है तो ये हो जाएगा 4.4, ये 4.4%, ठीक है ना।
अब आपसे ये कह रहा है ये पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु, इसका भी ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु, ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तु के लिए कंपनी ए एवं सी की एकत्रित कुल उत्पादन लागत कितने करोड़ रुपए का है। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे कितने करोड़ रुपए का है, तो सबसे पहले इन दोनों को मिला लीजिए। 17 6 कितना हो जाएगा, 17 और 6 23, यानी इन दोनों को अगर आप कंपनी पहले वस्तु की बात कर रहा है तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 17 6 23 यानी 23.6 हो जाएगा, यानी 23.6 आपका हो गया इन दोनों का योग। टोटल रुपया 25 है, 25 का अगर आप 23.23 अगर दशमलव आप 6 का वैल्यू निकालते हैं, इतने परसेंट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 25 से इसे डिवाइड कर देंगे 4 और 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20, 3 बचा। 4 से अगर इसे डिवाइड 4 पंजे 20, 3 बचा। अब यहाँ पे 3 बचा, अब दशमलव के बाद वाली संख्या लेने पर ही भाग इसमें जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 4 और 8 32 हो जाएगा, है ना, 32। फिर इसके बाद आपका बचा 4, है ना, और 4 बचा, तो 4 से अगर हम लोग 4 बटे 32, 4 9 36, 9 बार जाए, ठीक है, क्योंकि 36 हो गया था, 4 पंजे 20, 3 बचा, 36 हो गया, 4 9 36, यानी 5.9, यानी बी ऑप्शन आपका मैच करेगा, यानी बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यानी 5.9 आपका फाइनली आंसर हो जाए, ठीक है ना। यानी 25 करोड़ है, 25 करोड़ का इन दोनों को मिला करके 23.6% बन रहा है, और 23.6% का अगर हम लोग वैल्यू निकालें 25 का तो 5.9 आ जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका मैच करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का यही सलूशन है, ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे चलें, और इसमें क्या कह रहा है, वस्तु सेकंड के लिए कंपनी डी द्वारा अर्जित लाभ की रकम क्या है। चलिए गौर करिए, इसमें भी जो पिछले प्रश्न में पूछा था वो इसमें पूछा है, लेकिन इसमें एक कंपनी है और उसमें दो कंपनी, ठीक है ना। वस्तु सेकंड के लिए कंपनी डी द्वारा, सेकंड के लिए कंपनी डी द्वारा, डी की बात करिए, डी का कितना दिया गया है 8%, डी का कितना दिया गया है 8%, डी की बात करेंगे 8%, और डी का पहले और दूसरे वस्तु में डी का अनुपात क्या है 3:5, यानी 3:5 है, ये पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, तो 5 3 8, 8 बराबर 8%, तो 8 के बराबर 8, तो 1 के बराबर 1, तो 5 के बराबर 5%, ठीक है ना, 5% है, तो यानी टोटल 25 का आपको 5% निकालना है, 25 का 5% आपको निकालना है, ठीक है, 25 का 5% निकालोगे आप तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका 25 से 4 हो जाएगा, 25 चौके 100, अगर 5 में आप 4 से भाग देंगे तो 1, है ना, और 1 बचा, 4 दूना 8, और फिर 4 पंजे 20 हो जाए, यानी 1.25 करोड़, 1. वस्तु सेकंड के लिए कंपनी डी द्वारा अर्जित, अच्छा लाभ पूछा है इसमें, इसमें ध्यान रखेंगे लाभ पूछा है, उत्पादन नहीं पूछा है, लाभ पूछा है, ये हम लोग ध्यान नहीं दिए, अर्जित लाभ पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाभ की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले 25 डी की बात करिए, डी में टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ 8%, डी में टोटल 8% इन्वेस्ट हुआ, अगर 8% इन्वेस्ट हुआ तो इसमें अनुपात क्या रहा, अनुपात रहा इसमें 3:5, पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु, ठीक है, तो यानी 5 3 8 बराबर 8%, तो आपका सर 1 बराबर 1%, तो यानी कि 5 बराबर इसमें कितना इन्वेस्ट हुआ 5%, ठीक है। अब इसमें चलिए देखिए 5% यानी 25 करोड़ का 5% डी के दूसरे वस्तु पर, यानी सेकंड वाले वस्तु पे इन्वेस्ट हुआ, ठीक है ना, तो ये वही निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां से अगर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा आपका 4, और 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1.25 करोड़ कह सकते हैं, ये करोड़ कह सकते हैं, 1.25 करोड़ कह सकते हैं। अब सुनिए,
अब कह रहा है 1.25 करोड़ है। लाभ कितना है? लाभ का अनुपात ये जो दिया है अर्जित लाभ प्रतिशत वस्तु सेकंड पर वस्तु फर्स्ट पर, यहाँ पे फर्स्ट यानी सेकंड वस्तु पर, अगर इसमें सेकंड वस्तु पर लाभ परसेंट कितना दिया है? 25% दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखिए 1.25 का आपको निकाल लेना है कितना परसेंट? यहाँ पे 25%। अगर आप इसका 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। 25% का मतलब 1/4। चलिए हम पूरा लिख देते हैं, यानी 25% निकालना है, क्योंकि लाभ यहाँ पे लाभ निकाल रहे हैं आप, लाभ ये लाभ आपका हो जाएगा, यानी 25 बटे हो जाएगा 100, जिसे आप 1/4 भी बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं। अब आप इसे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, 4 से तो भाग जाना नहीं है, 0 हो जाएगा, इसके बाद दशमलव लग जाएगा। अब 12 हो गया, 4 से 3 बार भाग जाएगा, 4 से 3 बार भाग जाएगा, इसके बाद 4 से 3 बार इसमें चला जाएगा भाग। अब इसमें बचेगा कितना? कुछ नहीं बचा, 5। 5 में अभी 4 से भाग जाना है, तो 5 में एक बार भाग जाएगा, इसके बाद फिर इसमें बचेगा, एक बार भाग गया और एक बचा, तो फिर 2 बार भाग जाएगा, ठीक है, 2 बार भाग जाएगा, इसके बाद फिर 5 बार भाग जाएगा। अब ये बन जाएगा करोड़, ये बन जाएगा करोड़। अब इसमें आप क्या करेंगे? अब इसमें इतना करोड़ रुपए लाभ हुआ। अब इसमें अगर आप 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, पहले ये जान लीजिए। 1 करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और 10 लाख के बाद करोड़, ठीक है। अब इसके साथ आप करोड़ में अगर आप गुणा कर देंगे, तो अगर आप करोड़ में गुणा कर देंगे तो देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो इसके खत्म हो गए। 4 जीरो अगर देखिए खत्म हो गए, तो 4 जीरो के वहां से खत्म होने से इसका दशमलव हट गया, क्योंकि 4 स्थान दशमलव के बाद 4 प्लेस पे है। अब इसमें बचा कितना? 3 जीरो। अगर आप 3125, अब इसमें आप कै जीरो लगा दीजिए? 3 जीरो। अगर आप 3 जीरो लगा देंगे, अब ये देखिए कितना वैल्यू दिया है, तो यानी अगर ये दिया जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आप ये कह सकते हैं 31 लाख, है ना। तो 31 लाख जिसमें दिया है, देख लीजिए 31 लाख, अब आप कह सकते हैं 25,000, तो 31,25,000 जब आप इसमें गुना करेंगे 1 लाख का, तो डी ऑप्शन मैच करेगा, 31.25, ठीक है ना। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। हम फिर से इसको समझाते हैं। डी में टोटल इन्वेस्ट किया गया 8%। डी में 2 प्रकार के वस्तु हैं जिसमें उत्पादन में खर्चा हुआ 8%, यानी 25 का 8%, यानी 8% को अनुपात में बांट देंगे, 3:2 हो जाएगा, यानी कि 3:5, तो 5 3 8, 8 बराबर 8%, तो 5 बराबर 5%, यानी सेकंड वस्तु पे 5% का क्या हुआ? इन्वेस्ट किया गया। 5% का अगर इन्वेस्ट किया गया, तो यानी 25 करोड़ का 5% निकाल लेंगे तो 1.25 करोड़ आ गया, ठीक। अब एक लाभ कितना हुआ? 1.25 करोड़ का अगर आप सेकंड वस्तु पे लाभ देखेंगे, तो यहाँ पे 25, ये जो दिया है डाटा, ये अनुपात में भले है, यानी अगर इस पे 15% लाभ हुआ तो इस पे 25% लाभ हुआ, यानी वो परसेंटेज है, तो यानी इसका 1.25 का 25% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.3125 करोड़, ठीक। अब इसे क्या करेंगे? इसे अगर दशमलव इसका हटा दें, तो यानी 1 करोड़ है, अगर यहाँ करोड़ लिखा है तो करोड़ से अगर आप गुणा करेंगे तो फाइनली रूप से आपका जो वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी ये जो आया वो 31,25,000 आया। एक ऑप्शन है 31.25 लाख, यानी 31 लाख हम बोल सकते हैं, एक ही ऑप्शन है जो 31 लाख में है, बिल्कुल आपका यही ऑप्शन सही, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कंपनी एफ द्वारा वस्तु के फर्स्ट के उत्पादन लागत कंपनी डी द्वारा वस्तु सेकंड की उत्पादन लागत की कितना प्रतिशत है, यानी कंपनी एफ, एफ की बात करिए, कंपनी एफ की अगर बात करेंगे आप, तो एफ द्वारा वस्तु पहले, यानी कंपनी द्वारा वस्तु पहले के उत्पादन, कंपनी एफ, एफ की बात करिए, कंपनी एफ की बात करिए, तो एफ में यहाँ पे एफ कहाँ है? 5%, एफ में 5% है, और 5% एफ को किस अनुपात में बांटा? 1:4,
1:4 के अनुपात में, यानी पहला वस्तु है दूसरा वस्तु, ठीक है, 5%, तो यानी 4 1 5, तो 5 बराबर 5%, तो 1 बराबर 1%, 4 बराबर 4%। इसमें कै परसेंट इन्वेस्ट किया गया? फर्स्ट के उत्पादन लागत। अच्छा, फर्स्ट के उत्पादन लागत कर वस्तु फर्स्ट के, तो इसमें आएगा 1%, यहां हो गया। चलिए यहां हो गया 1%, इसका हो गया। कंपनी एफ द्वारा वस्तु फर्स्ट के उत्पादन लागत कंपनी डी द्वारा वस्तु डी द्वारा, डी की बात करिए, डी में 8% इन्वेस्ट हुआ था। इसमें 3 अनुपाते, इसमें जो अनुपात है वो 3:5 का अनुपात है, यानी इसका आ जाएगा 3%। और यही आपसे कह रहा है कंपनी एफ द्वारा वस्तु फर्स्ट के उत्पादन लागत कंपनी डी द्वारा वस्तु सेकंड की उत्पादन लागत का, इसी के आगे का लगा है वस्तु सेकंड की उत्पादन लागत का, ठीक है, का कितने परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो इसका 1% आया, इस 3 का कै परसेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी 100/3, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 या 33.33। आपका विकल्प बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है वस्तु फर्स्ट और सेकंड के लिए एकत्रित रूप से कंपनी जी द्वारा कुल लाभ कितना अर्जित किया गया। ये लीजिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि वस्तु फर्स्ट और सेकंड के लिए एकत्रित रूप से कंपनी जी, जी में चलो, कंपनी जी कहाँ पे है? कंपनी जी में चलेंगे तो कंपनी जी में 12%, जी में चलेंगे तो इसमें 12% है, और 12% इसमें है, तो बात जी की बात करेंगे 12%, 12 का अनुपात अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1:2 के अनुपात में क्या किया गया? 1:2 के अनुपात में इसमें इन्वेस्ट किया गया, यानी पहले वस्तु और सेकंड वस्तु में 1:2 के अनुपात में। अब परसेंटेज में 2 1 3, और करिए 2 1 3। अब हम कह सकते हैं कि 2 1 3 का मतलब हो जाएगा कि 3 चौक के 12, यानी 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर हो जाएगा ये 8%, ठीक है, और ये हो जाएगा 4% हो जाएगा। इसका परसेंटेज वैल्यू 4, इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। अब गौर करिए, अब पहले वस्तु पे, पहले वस्तु पे अगर देखेंगे आप, पहले वस्तु पे देखेंगे तो यहाँ 25 का 4%, 25 का 4%, पहले वस्तु को 25 का 4%, और जितना भी वैल्यू इस पे इन्वेस्ट किया गया, लाभ परसेंटेज कितना है? अगर जितना इन्वेस्ट किया गया, अगर इस पे हम लाभ निकाल लें तो देख लीजिए जी में चलिए, और जी का लाभ परसेंट 24% है, जी का लाभ परसेंट 24% है। और एक बात हमें ध्यान देना है, जो हमारा वैल्यू दिया गया है वो ना तो अनुपात में दिया गया, ना भाग में दिया गया, ना परसेंटेज में दिया गया, सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए या लाख रुपए में दिया गया है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा हटा करके आपको बताते हैं। पहले वस्तु पे आप आ जाइए, वस्तु पहले पे आइए, ठीक। अब देखिए 25 करोड़ का, 25 करोड़ का इस पे 4% इन्वेस्ट किया गया, और जितना इन्वेस्ट हुआ, अगर आप देखिए तो जितना भी इन्वेस्ट हुआ उसका पहले वस्तु पर 30% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे हमें लाभ ही तो निकालना है, तो यानी 30% लाभ हुआ, तो 30/100 हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये हो जाएगा 25 चौक के 100, 4 से 4 कैंसिल, और ये 0 0 कैंसिल, इस पर आ गया 0.3 करोड़, 0.3 करोड़ इस पर आ गया। अब सेकेंड वस्तु पे चलते हैं। अब सेकेंड वस्तु पे अगर हम चलें, सेकेंड की बात करिए, 25 करोड़ का, 25 करोड़ का सेकेंड वस्तु पर 8% का इन्वेस्ट किया गया, 8% का इन्वेस्ट किया, क्लियर है। और जितना भी इस पे इन्वेस्ट हुआ, लाभ कितना हुआ उसका सेकेंड वस्तु पे? 24% का, यानी 24% का 24%, 24, इसका लाभ 24। 25 चौक के 100, 4 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा आपका 2, और 2 से इसे डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 50, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसमें
इसमें आप 50 यानी 24/50 बचा हुआ है। इस बात का हमें ध्यान देना, 24/50 अगर बचा है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दीजिए, 5 से इसे 10 और 5 से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5×8 40 हो जाएगा। और बटे अगर आप 10 लगा देंगे तो तुरंत 0.1 स्थान और आपके बाएं चला जाएगा, यानी 0.48। ये इतना करोड़ इस पे हो गया, इतना करोड़ तो इस पे हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी ये कितना है 0.48 करोड़, ये है 0.3 करोड़, इन दोनों को जोड़ देंगे 0.3 करोड़, तो ये बन जाएगा 8, यानी यहां जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 और हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, यानी 0.78 करोड़, 0.78 करोड़, 7.8 करोड़ गलत, 7.8 करोड़ गलत, 1.62 करोड़ गलत, 16.2 करोड़ गलत, 3 गलत, हाँ और 3 गलत, तो यानी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और इसमें आप 1 करोड़ का गुणा करेंगे 78 लाख आपका बिल्कुल सही आंसर में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर आपका हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी इस ग्राफ का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक। चलिए देखिए, वस्तु फर्स्ट का कंपनी ए द्वारा उत्पादन लागत का, वस्तु फर्स्ट का कंपनी ए द्वारा उत्पादन लागत, वस्तु फर्स्ट का कंपनी ए द्वारा, ए की बात करिए, ए की बात करिए, ए में कितना परसेंट हम लोगों ने निकाला था, ए का 15%, 15%, और 15% में अनुपात क्या है, 15% में अनुपात क्या है, 2:3, 2:3 का मतलब हो जाएगा ये 6% और ये हो जाएगा 9%। चलिए, कंपनी वस्तु फर्स्ट का कंपनी ए द्वारा उत्पादन लागत बिल्कुल आ गया 6%, ठीक। इसके बाद लागत का कंपनी डी द्वारा, वस्तु फर्स्ट का कंपनी डी में चलिए, डी में अगर आप चलेंगे तो टोटल 8%, डी में चलेंगे तो 8%, 8% का अनुपात क्या है डी का, डी का अनुपात 3:5 है, 3:5 है तो 3 के बराबर, यानी 5 3 8 है, ये है तो 8 बराबर 8%, 1 बराबर 1%, 3 बराबर 3%, इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा 3%। अब पूछ क्या रहा है, इस पे चलते हैं। डी द्वारा वस्तु फर्स्ट उत्पादन लागत से क्या अनुपात पूछ रहा है। अब लीजिए से क्या अनुपात है, तो इसमें भैया है 6% और इसमें है कितना 3%, दोनों का अनुपात बिल्कुल आपका आंसर 3 से 2 बार और 3 से 1 बार, 2:1, यानी 2:1, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को इस तरह से हम हल करेंगे, ठीक है ना। हमें जब परसेंटेज में, भाग में, अनुपात में और परसेंटेज में कभी प्रश्न का उत्तर पूछे तो हमें वास्तविक वैल्यू पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। अब चलते हैं 1990 में चलते हैं। अलग अलग देश कौन कौन है, दक्षिण अफ्रीका है, चीन है, श्रीलंका है और इंग्लैंड है, यानी 4 देश हैं। वर्ष 1990 की बात करिए और दक्षिण अफ्रीका की केवल बात करिए। इसमें 1990 में पशुओं की संख्या, बाघ की संख्या 145 थी, सिंह 156 था और भालू 250 था। 1995 में दक्षिण अफ्रीका में ही बाघ 134 थे, सिंह 165 थे और भालू 354 था। इसी तरह से प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक देश में प्रत्येक पशुओं की ये जनसंख्या है ना। अब इस तरह से हम लोग हर देश का इसी तरह से एनालिसिस करेंगे, ठीक। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने कि सभी वर्षों को मिलाकर श्रीलंका के ग्रासलैंड में बाघों की औसत संख्या कितनी है। औसत संख्या बाघ का किसमें कहा है, श्रीलंका में कह दिया, श्रीलंका के ग्रासलैंड में, और सभी वर्षों का मिलाकर, यानी सभी वर्ष 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, श्रीलंका में मिलाकर ग्रासलैंड में बाघों की संख्या। चलिए भैया, बाघों की संख्या, बाघ कितने हैं यही जोड़ दीजिए, तो 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 हो जाएगा, और इसके बाद 4 3 7, 7 3 10,
10 5 15 और 15 और 8 23 और 23 एक हो जाएगा आपका 24। इसके बाद 5 3 8, 5 3 8 और 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17 और 17 2 19, यानी टोटल 1945 हो गया। लेकिन औसत बताना है। वर्ष कितने हैं? वर्ष आपके 5 हैं। टोटल बाघ कितने हैं? 1945। तो औसत कितना हो जाएगा? 1945 और बटे कितना? 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 15 4 हो जाएगा, 5 40, 4 हो जाएगा, 5 45, यानी 389, यानी बिल्कुल आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है, 389। ठीक, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर अगले पे। अगला प्रश्न है कि 1990 में चीन के ग्रासलैंड में पशुओं को मिलाकर 1990 में चीन के ग्रासलैंड में पशुओं को मिलाकर कुल संख्या सभी वर्षों में मिलाकर श्रीलंका के ग्रासलैंड में भालुओं की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट था, है ना। एक की तुलना दूसरे से कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले 1990 में चीन के ग्रासलैंड में पशुओं को मिलाकर कुल संख्या, पशुओं को मिलाकर कुल संख्या, इसमें चीन के पशुओं को मिलाकर कुल संख्या, यानी सभी को ऐड करना है, चीन के सभी पशु जोड़ना है। तो यहां देख लीजिए सभी वर्षों को मिलाकर 1990 की केवल बात कर रहा है। 1990 चीन के ग्रासलैंड पशुओं की 1990 में चीन 1990 में पशुओं की कुल संख्या अगर देखेंगे आप चीन में, बाघ 320, बाघ 320 और सिंह 346, के बाद भालू 436, 436, इसके बाद 6 6 12 2 हो जाएगा, और इसके बाद 3 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 0 हो जाएगा, और इसके बाद 3 3 6 4 10 और 10 1 11, 1102 हो गए। और चीन में 1990 में कुल पशुओं की संख्या 1102। ठीक है, मिलाकर सभी वर्ष, हाँ 1990 में चीन के ग्रासलैंड में पशुओं को मिलाकर कुल संख्या और सभी वर्षों में मिलाकर श्रीलंका के ग्रासलैंड में भालुओं की, और सभी वर्षों में मिलाकर भालुओं की कुल संख्या निकालना है श्रीलंका के। तो इसके भालुओं की कुल संख्या श्रीलंका के सभी वर्षों को मिला लीजिए। तो यानी 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17 और 17 5 22, 2 हो गया। और इसके बाद 5 4 9, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22 और 22 और 2 24, 4 हो जाएगा। और इसके बाद 5 4 9 14, 14 3 17, है ना, 17 और 2 19, 19 2 हो जाएगा 21, है ना। भालुओं की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, यानी 11,002, और यहाँ पे दिया है 2142। यही पूछा है का कितना परसेंट, यही पूछा आपसे प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए निकटतम वैल्यू है 11 दूना 22, ठीक है ना। तो 11 दूना 22 अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 21, यानी अगर इसमें हम इसे 2200 बना दें, ऐसे हम 1100 ही रहने दें, तो यानी ये 50% हो जाएगा। ठीक है ना, ये 50%। तो इस तरह से ऐसा करते हैं हम लोग, और ये 50% से वही ज्यादा होगा क्योंकि ये 2100 है। ऐसा करते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 से कर दीजिए। 51.44, 52, 50 और 53। ठीक है, इसे अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और इसके बाद 2 पंजे 10 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1, है ना, और ये हो जाएगा 2 7 14, 2 51। अब टोटल बन गया आपका 551 बटे, और ये हो जाएगा आपका 1071। ठीक है ना। अब इसमें अगर एक जीरो आप लगा देंगे, एक जीरो आप बिल्कुल लगाइए, यानी दोनों जीरो से, यानी कि अगर आप इसमें भाग देंगे तो 11 से, और करिए ये 55 है, ये 55 है। अगर आप 10 से भाग देंगे, 10 पचे 50, और 71 से अगर आप भाग देंगे तो बिल्कुल 5 बार भाग जाना पॉसिबल, 5 बार भाग जाएगा, नो डाउट कि 5 बार भाग नहीं जाएगा। तो यानी 10 पचे 50 यानी 5000, 71, 7 पचे 35, 350 यानी 355। तो 355 अगर हो गया तो 145, 145
यहाँ पे आपका अगर इसे भाग लेके जाएं तो ये बन जाएगा आपका 5 और सब में 5 है, तो इस तरह से ऐसा कुछ लगा नहीं सकते हैं। तो ऐसा करें 71 यानी कि 10 पचे 50, 5000, 5355 यानी 5355, 5355, 145, 195 और 196, यानी बिल्कुल 196 बचेगा, 196 बचेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक जीरो तो एक पहले से एक साथ में ले लिए, अगर एक जीरो और ले लें तो इसमें 10 गुना 20 2000 हो जाएगा। तो 10 से कम 10, यानी अगर हम फिर इसमें इसमें अगर 10 71 से अगर हम लोग भाग देंगे तो इसमें भाग एक ही बार जाएगा, इसमें भाग एक ही बार जाएगा। देखिए इसमें में हमने किया क्या कि ये टोटल आपका आया है ना 55,100 में आप 1071 से आप भाग दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखिए 4 अंकों की संख्या है तो 4 अंकों में ही पहली बार भाग जाएगा, और 4 अंकों में अगर भाग गया तो 5 बार भाग गया, और 5 बार भाग जाने के बाद जो शेष बचा वो बचा आपका 196, और इसके साथ हमने जीरो ले लिया और जीरो ले लिया। अगर हम 1071 से इसमें भाग लेके जाएं तो एक बार ही भाग जा रहा है, तो एक बार ही भाग जाएगा, तो ठीक है ना, तो एक बार भाग जाएगा। अब इसमें एक बार अगर भाग चला गया तो इसमें बचा कितना है, एक बार भाग चला जाने के बाद इसमें जो बचेगा शेष वो हो जाएगा आपका 800 कुछ हो जाएगा, आपका बच जाएगा 800 कुछ, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 52% दिया है, ठीक है, ठीक है। तो एक जगह आपको एक 51 हो गया, और एक जगह आपके ऑप्शन में 51.44 दिया है, और एक जगह आपके ऑप्शन में 52% दिया है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे पहला विकल्प मैच कर जाएगा, ठीक है ना, पहला विकल्प आपका मैच करेगा अगर इसे आप सॉल्व करते हैं, यानी 51 आ गया, 51 एक मैच कर रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में महामारी के कारण चीन के ग्रासलैंड में पशुओं की कुल संख्या में से 35% की मृत्यु हो गई। तो 2010 में महामारी के कारण चीन के ग्रासलैंड में पशुओं, 2010 में चलिए, और 2010 में चीन के पशुओं की कुल संख्या निकाल लीजिए। अगर आप पशुओं की कुल संख्या निकाल लेते हैं तो यहाँ देखिए 5 4 9 1 10 हो जाएगा, और 3 3 6 1 7 है ना, 7 1 8 हो जाएगा। इसके बाद 5 3 8 8 4 12, 1280 हो गया। अब 1280 में 35% की मृत्यु हो गई, तो 35% की अगर मृत्यु हो गई तो यानी बचे कितना, तो बचे आपके अगर 100% हैं और जिसमें से 35% अगर आपके मर गए तो बचे कितने हैं, बचे आपके 65% है। तो यानी 1280 का अगर आप 65% निकाल लेंगे, 65% आप निकाल लीजिए तो जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 से 5 हो जाएगा, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे 64, और 5 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो ये बन जाएगा आपका 5 से 13, ठीक है। अब 13 गुने, अगर आप 64 गुने 13 करिए, 64 गुने 13 चौक के 52 हो जाएगा, और 13 13 छक 78, 78 और 5 83, 78 5 83, आपका आंसर 832, 832 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 832 किसी ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है ना, हमारे टाइपिस्ट की ये जो है गलती है ना, ये 832 होना चाहिए था। लेकिन चलिए यहाँ पे 862 दे दिया गया है, लेकिन 832 आप लोग बना लेंगे, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन और 832 ही सही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका 832 सही होगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। वर्ष 2000 में चारों देशों के ग्रासलैंड में मिलाकर सिंहों की कुल संख्या का 3/4 क्या था। वर्ष 2000 में चारों देशों के ग्रासलैंड में 2000 के ग्रासलैंड में मिलाकर सिंहों की कुल संख्या, 2000 में चारों देशों के ग्रासलैंड में सिंहों की संख्या निकालनी है भैया। इसमें देखिए दक्षिण अफ्रीका में 135, और चीन में 325, और श्रीलंका में अगर सिंह देखेंगे 345, और इंग्लैंड में देखेंगे तो 267। इन सबको ऐड कर लीजिए तो 135, और इसके बाद 325, इसके बाद 345, इसके बाद 267 आप जोड़ दीजिए तो 7 और 5, 7 5 12, 12 12 5 17,
और 17 और 5 22 हो जाएगा, 22 हो गया। और 6 4 10, 10 2 12, 12 और 12 3 15 2 17, 7 हो गया। और 3 1 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी 1072 सिंह हो जाएंगे। 1072 सिंहों का 3/4। ये बात ध्यान रखें, 1072 का 3/4 निकालना है, 3/4, और 4 से इसे आप डिवाइड करेंगे, है ना। तो इससे अच्छा 3/4, यानी 4 से 4 दूना 8 और 2 बचेगा, है ना। तो 2 बचेगा, 4 4 से 4 छक 24, और इसके बाद 24 3 4/32, ये कट जाएगा 4 से, और इसका 3 से गुना कर देंगे। 3 से अगर आप गुना कर देते हैं, इसमें गुना करेंगे 3/24 हो जाएगा 4, 24 4, और 3 छक 18, 18 2 20 0, और 3 दूना 6, 6 और 2 8, 804 आपका बिल्कुल बी ऑप्शन मैच कर रहा है, 804, ठीक है ना। 804 बी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला है वर्ष 2000 में इंग्लैंड के ग्रासलैंड में, चलिए 2005 में 2005 में कह रहा है, वर्ष 2005 में इंग्लैंड के ग्रासलैंड में सिंहों और भालुओं की, 2005 में इंग्लैंड में चलना भैया, 2005 में चलना है, 2005 में चलना है, और इंग्लैंड में चलना है, इंग्लैंड में चलना है। और सिंहों के, सिंह की बात करिए तो 2005 में सिंह अगर देखें तो 235, और भालुओं की संख्या, अब भालुओं की संख्या इसमें कितनी है? 567 है, भालुओं की संख्या 567 है। भालुओं की कुल संख्या, भालुओं की कुल संख्या, तो इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 235 प्लस इसके बाद 567, है ना। ये किस में चलना है? 2005 में, 2005 की कहानी है ये। तो 7 5 12 और 6 3 9 1 10, 7 5 12, ठीक है, 9 1 10, और 2 5 2 7 1 8, 802 हो गया, 802 हो गया। और आगे कुछ और कह रहा है, और वर्ष 1995 दक्षिण अफ्रीका के ग्रासलैंड में बाघों की संख्या के बीच का अंतर, वर्ष 1995, वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका में, चलो भैया, दक्षिण अफ्रीका के ग्रासलैंड में बाघों की, तो दक्षिण अफ्रीका के बाघ 1995 कितने थे? 34 थे। तो 34 यानी 134, इनका अंतर बताना है। तो 12 में से 4 गया तो 8, और 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 1 गया 6, 668, 668 बिल्कुल ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर 668 और ए ऑप्शन आपका मैच कर गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर, ठीक है ना। देखने पर कोई ग्राफ बड़ा हरी भरकम दिखता है, देखते ही डर लगने लगता है ना, लेकिन प्रयास करिए सॉल्व करने का, है ना, और वो इजी होता है ऐसा भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम चलें तो अगला प्रश्न, यानी ये लास्ट था इसका, है ना। अब चलते हैं ग्राफ अगले पे, है ना, और ये लास्ट ग्राफ है इस टेस्ट शीट का, ठीक। इसमें सबसे पहले इसका एनालिसिस करें। 2012 में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विशेषज्ञता वाली 7 प्रौद्योगिकी संस्थाओं में छात्रों की संख्या दी गई है ना, छात्रों की संख्या दी गई है। आईटी देखिए, ये जो ग्राफ है इस तरह से दिया गया है। अगर आप लाइन से, जब ये दिया गया डाटा, तो यहाँ देखिए ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर, ये मैच कर रहा है, और ये आईटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसको मैकेनिकल को कर रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास सारे डाटा यहाँ पे हैं, फिक्स है ना। यहाँ पे जाने की जरूरत हमें फिलहाल नहीं है, ठीक। इसी में हम लोग एनालिसिस कर लें। आईटी सेक्टर में चलेंगे पी में 340 है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विशेषज्ञता वाली 7 प्रौद्योगिकी संस्थाओं में छात्रों की संख्या, आईटी संस्था में
आईटी संस्था में, ये जो प्रौद्योगिकी संस्था है वो है PQRS। इसमें देखिए जो प्रौद्योगिकी संस्था है, 7 प्रौद्योगिकी संस्था जो है वो है PQRSTU और V। और जो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल है, ये क्या है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल विशेषज्ञता वाली 7 प्रौद्योगिकी संस्थाओं में छात्रों की संख्या। ठीक है, इसमें पी में 340 छात्र हैं और इसमें 300 है, आर में 280 260 है, यस में 340, टी में 180, यू में 260, वी में 220 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पी में कितने हैं, 220, 240, 320, 140, 280, 200 और 280। इस तरह से मैकेनिकल में भी प्रत्येक संस्था में छात्रों की संख्या दी गई है। अब ये हो गया हम लोगों का एनालिसिस। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि वर्ष 2012 में 2012 से 2013 में प्रत्येक संस्था में मैकेनिकल विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि, 12 से 13, और जरा हम लोग एक बार निर्देश पे आते हैं। ये जो डाटा दिया गया है ये 2012 का डाटा है और प्रश्न आपके सामने ये कहा जा रहा है कि यदि वर्ष 2012 से 13 में प्रत्येक संस्था में मैकेनिकल विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि कमी हुई हो, तब वर्ष 2013 में सभी संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञताओं वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2012 में चलते हैं। 2012 में चलिए, 2012 से 2013 में प्रत्येक संस्था में मैकेनिकल विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में, 2012 में चलिए मैकेनिकल से, चलिए मैकेनिकल वाले में आइए। तो मैकेनिकल में अगर देखेंगे 2012 में तो टोटल मैकेनिकल में कितने हैं, पहले ये निकाल लिया जाए। मैकेनिकल में 2012 में अगर आप देखेंगे तो 280 और इसके बाद 360 के बाद 200, फिर 260, इसके बाद 320 और इसके बाद 320 फिर है और इसके बाद 380 है। अब इन सबको जोड़िए, ये हो जाएगा 0, 8 2 10 2 12, 8 2 10 10 2 12, 12 6 18, 18 और 6 आपका 24, 24 8 32 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18 और 18 और 3 21, ये 2120 हो गया। और सबसे पहले एक लाइन कंप्लीट हो गया 2012 से 13, यानी मैकेनिकल का हमने मैकेनिकल विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या हम लोग निकाल दिए, है ना। इसके बाद 20% की वृद्धि हो गई, इसका 20% और आप इसमें ऐड करिए। अगर आप इसका 10% निकालेंगे, गौर करिए, इसका अगर आप 10% निकालेंगे, नहीं तो सिंपली निकाल ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कमजोर छात्रों के लिए दिक्कत होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2120, इसका आप क्या करिए 120% निकाल लीजिए, क्योंकि 20% इसमें वृद्धि का है, इसका 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से अगर आप गुना कर दें 4 हो जाएगा और 12 एकम 12 और 12 2 14, 12 दूना 24, 4 2 हो जाएगा, 12 एकम 12 2, 24 4 हो जाए, 12 एकम 12 2 14, 4 हो जाएगा 1 और 12 दूना 24 और 1 25, चलिए ये हो जाएगा 2544। आगे कुछ और का वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में 15% की कमी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने थे, है ना, 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में निकाल लीजिए। दो 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले निकाल लीजिए,
इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं वो निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें है 220, 220, 240, 240 के बाद 320 और 320 के बाद 140, 140 के बाद 280, 280 के बाद 200 और 200 के बाद 280, जीरो हो जाएगा। और 8 8 16 4 20 तो 22, 22 4 26, 22 4 26 तो 28 और ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 2 12, 2 14, 14 और 2 16, यानी 1680 हो गया। अब इसमें कह रहा है 15% की कमी, इसमें 15% की कमी, तो यानी 1680 के 15% की कमी का मतलब इसका 85% आप निकाल लीजिए, इसका 85% आप निकालें। 85% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17, 5 से डिवाइड करेंगे इसे हो जाएगा 20 और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16 है ना, 2 8 16 और 2 चौके 8, यानी 84 गुने यहाँ हो जाएगा 17, टोटल हो जाएगा 17 है ना, 17 से 68 हो जाएगा और 17 126, 17 17 119, 17 136 में अगर हम लोग 6 जोड़ दें तो 142 हो जाएगा, 142। एक 142 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, 15% की कमी हुई हो तो तब 2013 में सभी संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तब वर्ष 2013 में सभी संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है, छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है 2013 की अपेक्षा। वर्ष 2012 से 13 में प्रत्येक संस्थान में मैकेनिकल विशेषज्ञता वाले छात्रों की 20% की कमी और इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञता छात्रों की संख्या में 15% की कमी हुई हो तब वर्ष 2013 में सभी संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता छात्रों की संख्या का, तब वर्ष 2013 में कितने परसेंट, यानी आपको ये बताना है कि 15% की कमी हुई तब वर्ष 2013 में सभी संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या का कितने परसेंट है ना, किसका निकालना है, मैकेनिकल का। तो यही निकालना है कि कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो देखिए मैकेनिकल का 2500, मैकेनिकल का आपका 2544 है, मैकेनिकल का 2544 था। और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर देखें 2013 में, यानी 2013 में अगर हम लोग 2013 में अगर हम लोग मैकेनिकल का देखें तो 2544 है और इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें तो 1428, 28 गुने 100 हो जाए है ना। और इसे सॉल्व कर देंगे, देखिए यहाँ पे 122%, 178%, 162%, 132%, तो यहाँ पे इसे अगर सॉल्व करें सभी लोग 100% से ज्यादा है, अगर केवल एक ही 100% से ज्यादा होता तो हम बिल्कुल लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा किया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 से अगर ये डिवाइड होता है तो 8 से हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, लेकिन 8 से देखा जा रहा है कि 8 से ये डिवाइड होना नहीं है, तो ऐसा करें आप 4 से डिवाइड करें। तो अगर इसे 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका 4, 4 6 24, एक बचेगा, 4 3 12 और 2 बचेगा और 4 से हो जाएगा 6 बार, 4 से इसे हम लोग डिवाइड कर दिए, 4 से इसे भी, 4 3 12 हो जाएगा और इसके बाद इसमें बचेगा आपका 4 से डिवाइड किया 2, 2 बच जाएगा और 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, यानी कि फाइनली रूप से अगर देखा गया ये भी कट गया तो 636, 7 5 12 3 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, ये 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6,
और 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक है। और 3 से ये भी कट जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 एक नम 3 और 3 नवा 27, यानी ये बन जाएगा आपका 212 और बटे ये बन जाएगा 119, 119 है ना। अब इसको आप 212 में गुना हम बाद में 100 से कर लेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लिया जाए। 119 से अगर हम लोग भाग देंगे इसमें, तो 119 से भाग दें तो 119 दूना 238 हो जाएगा, और 212 है केवल एक बार भाग जाएगा। 119 से एक बार भाग चला गया तो इसमें बचा, देख लीजिए इसमें बचा होगा 81, 81 और 12 यानी 93, 93 अगर इसमें बचेगा तो 93 में अगर हम लोग एक जीरो लगा दें, 93 में अगर हम लोग एक जीरो लगा दें तो ये भाग इसमें कितनी बार जा सकता है, तो 19। अगर हम लोग 8 बार भाग लेके जाएं, या नहीं तो 7 बार ही भाग लेके जा सकते, क्योंकि 7 बार 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 7 14 तो 19 सत्ते तो 6 बार ही भाग जाएगा। तो 19 अगर हम 6 बार भाग लेके जाएंगे तब 930 से, यानी 19 सत्ते 133, 133 और 7 एक 8, 833 तो 7 बिल्कुल सही है, 7 बार भाग जाएगा। और देखिए 17 यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 17 है, वहाँ पे 16 है, यहाँ पे 13 है, तो एक ही विकल्प है जिसमें 17 से स्टार्ट है, और ये आपका 17 से स्टार्ट भी है, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल फाइनल आपका 17 यानी कि 178% ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपका जो देखा गया वो मिलेगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न इसका है, संस्था आर और वी के कुल छात्रों की संख्या में क्या अनुपात है। संस्था आर और वी के, तो आर और वी के, आर के और वी के कुल छात्रों, तो आर में कुल छात्र अगर देख लीजिए 0 और 6 2 8 और इसके बाद 3 2 5, 5 2 हो जाएगा आपका 7, यानी आर में 780 है, आर में 780 हो गया। और वी में कितना है, तो 0 और 8 8 16 2 18, 8 हो जाएगा, और 18 और 2 2 4 3 7 और 1 8, ये इसमें हो गया 880, वी में 880 हो गया। 0 0 कैंसिल करिए, और अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो कर दीजिए, तो 4 से होगा नहीं लेकिन 2 से हो जाएगा, है ना। तो 2 से कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 44, और इसे 2 से कर देंगे 45, तो 39 अनुपाते 44, भी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये तो सबसे इजी था, पूरे ग्राफ में सबसे इजी क्वेश्चन यही था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, 93 नंबर पे। सभी संस्थानों से आईटी विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या तथा सभी संस्था, तो आईटी सभी संस्था मिला करके आईटी विशेषज्ञता, आईटी विशेषज्ञता, आईटी विशेषज्ञता के छात्रों की संख्या, कुल संख्या तथा सभी संस्थानों से मैकेनिकल, सभी संस्थानों से मैकेनिकल विशेषज्ञता के छात्रों की कुल संख्या में अंतर निकालना है, संख्या में अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं आईटी में। आईटी में कितने हैं सभी वर्षों को मिला करके, अगर हम लोग आईटी में निकालें, आईटी में निकालें तो आईटी में हम लोगों को मिल जाएंगे टोटल स्टूडेंट सभी संस्था को मिला के देखा जाए 340, इसके बाद 300, 300 इसके बाद आपका 200, देखिए यही हम वैल्यू निकाल रहे हैं, 340, 300, 260, 340, 180, 260 और 220, यानी 260, और इसके बाद 340, इसके बाद आपका हो जाएगा 180, इसके बाद हो गया आपका 260, इसके बाद 260 के बाद 220, 220 जीरो हो जाएगा, और इसके बाद 4 6 4 10 10 4 14 14 और 8 22 22 6 28 2 30 जीरो हो जाएगा, 3 हासिल हो गया, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 1 12 12 2 14 14 और 2 16 और 16 3 19, यानी इसमें टोटल 1900 है। और देखिए पिछला एक प्रश्न ऐसा था जिसमें हमने मैकेनिकल की टोटल संख्या निकाली थी, मैकेनिकल का हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं मैकेनिकल के कुल संख्या, यानी मैकेनिकल का कुल संख्या हम लोग 1120, देखिए यहाँ पे है
1120 हम लोग निकाले थे, है ना। 1120 मैकेनिकल की 1120 नहीं 2120 है। 2120 हम लोग मैकेनिकल की कुल संख्या निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल का निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी 2120 है। मैकेनिकल में 2120 स्टूडेंट है सभी संस्थाओं को मिला करके। ठीक, अब इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। 19 2 21 यानी 200, ये 20 है, तो 220 आपका फाइनली आंसर, यानी 220 आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, इसका आंसर 220 हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यदि वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 में संस्था PQR में IT विशेषज्ञता वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः 15%, 22% और 10% की वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2013 में इन तीनों संस्थाओं में IT विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी। यहां लिखिए 2012। और कौन कौन सा संस्था है, संस्था है P, Q और R। P की बात करिए, 2012 में P में कितने थे, P में कितने थे 2012 में, अगर हम P में देखें तो P में 340 थे। और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15 की। तो 15% की वृद्धि अगर आप निकालेंगे तो 115% आपको निकालना है। 115 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 5 बार, 2 से इसे करेंगे 17 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 23। तो यानी 17 या 51 1 हो जाएगा, और 17 दूना 34 और 5 39। ठीक है, 17 या 51 1 5 हो गया, 17 दूना 34 और 5 39, 351 इसमें हो गए। इसके बाद P के बाद फिर किस में देखना, हमें Q में देखना है। अगर हम लोग Q में चलें, Q में अगर आप Q में चलिए तो Q में देखिए 300 है, IT में 300 है, लेकिन इसमें वृद्धि कितने की हुई, कितने की वृद्धि हुई, इसमें 22% की, इसमें 22% की वृद्धि हुई, यानी इसे हम 122 वृद्धि हुई है तो 122 हम करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, और हो जाएगा 22 या 66, यानी इसमें हो जाएगा 366। और Q के बाद अगर हम देखें तो R की बात करें, R में कितने 260 हैं, PQR में अगर चलें तो 260 हैं, और इसमें वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, 22 के बाद इसमें 10% की वृद्धि हुई है, अर्थात 110/100, 0 से 0 0 से 0 यानी 26 गुने 11, तो 260 में अगर हम लोग 26 और जोड़ देंगे तो 286 हो जाएगा, 286। तो यही आपसे पूछ रहा है, जब 10% की वृद्धि हो गई तो जो भी आया तो ये जो 2013 का डाटा हो जाएगा, ये 2013 का डाटा हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है, तो वर्ष 2013 में इन तीनों संस्थाओं में IT विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या आपको बताना है कितना है। तो 6 6 12 1 13 में 3, और 8 6 14, 14 और 9 23, और 23 1 24 में 4, हाँ 23 24 में 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 6 2 8 और 2 हासिल 10, 1043 आपका आंसर हो जाएगा। और 1043 सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये 94 नंबर प्रश्न था, है ना। अब चलते हैं हम इस ग्राफ के अंतिम प्रश्न पर। हाँ, यदि संस्था Q में तीनों विशेषज्ञताओं वाले छात्रों की कुल संख्या में, Q में तीनों विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या में संगीत, पेंटिंग और क्रिकेट पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 5:6:7 हो, तो इन संस्था से संगीत पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। चलिए गौर करिएगा, फिर से Q की बात करिए। Q, यदि संस्था Q में तीनों विशेषज्ञताओं वाले छात्रों की कुल संख्या में से संगीत, पेंटिंग कुल संख्या, Q में कुल संख्या कितना है 0, इसके बाद 6 4 10 0, 3 2 5 5 3 8 1 9, टोटल संख्या है अगर Q में देखिए तो 900। Q की टोटल संख्या तीनों मिला लीजिए तो 900 है, लेकिन अब कह रहा है संगीत, पेंटिंग और क्रिकेट पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 5 6 और 7 है।
5:6:7 है। ठीक है, तो इन संस्थाओं में से संस्था से संगीत पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, तो संगीत वाला कौन है भाई? ये संगीत वाला है, ये संगीत वाला है, ये पेंटिंग वाला है, ये पेंटिंग वाला है, और ये क्रिकेट वाला है, ये क्रिकेट वाला है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें यही पूछ रहा है आपसे कि तो इन संस्थान से संगीत पसंद करने वाले, संगीत पसंद करने वाले, और संगीत वाला है कौन सा रेशियो? 5, यानी टोटल संख्या 900, 900 में संगीत का अनुपात 5 और अनुपाती योग 6, 5, 11, 7, 18। ठीक है, 18 से भाग देंगे, 18 पचे 90 हो जाएगा, 50, और 50 पंजे हो जाएगा 250, यानी 250 संगीत पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या 250 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका सैटरडे को टेस्ट हुआ है, ये मैथ के 5 आपके प्रारंभिक अंकगणित और 20 आपके ग्राफ के प्रश्न के आज सॉल्यूशन करवा दिए गए, जिसको आप सभी लोग लिखिएगा। ठीक है ना, इसी तरह से जब हर एक टेस्ट होगा, यानी हर सैटरडे को जो भी टेस्ट होगा पेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस तरह से आपको अब सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से ही मिल पाएगा। ठीक है ना, अब क्लास में हम सॉल्यूशन इसका नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम का हमारा बचत होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक दिन मंडे में भी चला जाता है केवल शीट सॉल्व कराने में, तो इस तरह से ये हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको सॉल्यूशन आज से और इस तरह से आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। और सभी लोग चैनल पे ज्वाइन होइए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे चैनल पे जो भी आपको बताया जाए या जो भी आपको यहाँ से डाटा पढ़ाया जाए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का, जिससे आपको इसकी सूचना मिल सके। ठीक है ना, ठीक है।